नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट इंडिया। आज संक्षिप्त में आप जरा सुनकर जाइएगा, क्योंकि बहुत कम समय में मैं बता रहा हूँ बिहार चुनाव का प्रेडिक्शन और बिहार चुनाव के हंगामे और बिहार चुनाव में क्या होंगे मुद्दे और कैसे बटेगी टिकट और किन की कट सकती है टिकट और लाइजनिंग के बाद किन किन पार्टियों में होगी फूट और कौन भागेंगे किस पार्टी से किस पार्टी में। तो जरा सा ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि जो अभी वर्तमान में सिर्फ एक चीज़ चल रहा है, एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और साथ में उनके हैं तेजस्वी यादव। और उसमें या तो आप भाड़े के लोग बोल लें या स्वतः आई हुई भीड़ बोल लें, लेकिन भीड़ कमाल की जुट रही है। लेकिन हमेशा आप याद रखें कि जो भीड़ होती है, जो कोई भी भीड़ होती है, वो वोटर में तब्दील नहीं होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा भीड़ जुटाने वाले लोग जमानत जब्त हो जाते हैं उनके भी। तो ये भी एक चुनाव की प्रक्रिया का अंग है। तो चुनाव में लोग देखने आते हैं, तमाशाई लोग बहुत आते हैं। अब देख लीजिए कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा की रैली राहुल गांधी चला रहे हैं और रोहतास से शुरू किया उन्होंने और पूरे बिहार रौंदते हुए वो जाकर के आरा में ख़त्म करेंगे इस रैली को। तो आज उनकी रैली आरा में भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, तो वो लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इन तमाम एसआईआर क्या मुद्दा बनेगा चुनाव में? ये बहुत लोग सोचते होंगे कि एसआईआर मुद्दा बनेगा, मगर ऐसी बात नहीं है। एसआईआर कन्विंस करने के लिए हो सकता है, वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता है, जो मेरा प्रेडिक्शन कहता है। क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी उसके बाद यह मुद्दा गौण हो जाएगा। अब राहुल गांधी एसआईआर को लेकर के ये जो मैंने कहा ना आपको कि ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा खुद बन गए। मुद्दा कैसे बन गए? इनके खिलाफ अब हर जगह आप देखेंगे कि लगभग बिहार के सभी जिलों में कहीं ना कहीं ऑफिशियली शिकायत दर्ज की जा रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एसआईआर के दौरान ये जो चुनावी रैलियां निकाल रहे हैं उसमें लोगों की टिप्पणियां, हरकतें, उनकी अभद्र टिप्पणियां, जिसका तो हद कल हो गया कि दरभंगा में जो रफ़ीक जो नाम का लड़का था, रफ़ीक उर्फ राजा, उसने मोदी जी को गाली दी, मोदी जी की मां की गाली दी। आप समझ लीजिए, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, लालू जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मां की गाली देना ये कितनी शर्म की बात है। इसने पूरे बिहारियों को शर्मसार किया है, पूरे कांग्रेसियों को शर्मसार किया है, अपने समुदाय को पूरी तरह से इसने शर्मसार किया इस व्यक्ति ने। और यह कहीं से क्षमा योग्य नहीं है, कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। आप सिर्फ सोच के देखिए कि जिस गाली की वजह से आज इतना बवाल होने जा रहा है, क्या वह गाली आपको अगर पड़ती तो आप शांत रहते? नहीं शांत रहते। किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान में सबसे बड़ी ठेस पहुंचती है उस गाली से। अब उस गाली को लेकर के बीजेपी ने अपना एकदम मोर्चा खोल दिया है, कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। तो यह मुद्दा बन सकता है चुनाव में। मोदी को गाली देना बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि एनडीए जो है उसके पास यही मुद्दे आएंगे। इनकी जितनी हरकतें हो रही हैं उन्हीं को चुन चुन कर मुद्दा बनाएंगे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि बिहार में जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन पर जरा सा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी इंडी गठबंधन को लीड कर रही है। उसमें भी लालू प्रसाद यादव अपने स्टाइल में लीड कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में ही अपने पुत्र को घोषित कर दिया है कि गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही होंगे। और सर्वे रिपोर्ट में भी उनके लिए सबसे ज़्यादा वर्तमान में अभी सर्वे में जो पता चला है कि वो 30% लोग उनको चाहते हैं और 25% लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, और बाकी का जो प्रतिशत है वो 10 से नीचे ही है। तो ये दो हैं। लेकिन आरजेडी के अंदर पारिवारिक कलह ये अब ड्रामा है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये ड्रामा भी हो सकता है। लेकिन अगर आरजेडी में दोनों भाइयों में जिस तरह से तेज प्रताप और तेजस्वी में अभी वर्तमान में जो फांक दिख रहा है, उसमें जिस तरह से तेजस्वी के बयान आते हैं, तेज प्रताप के पलटवार आते हैं, उन तमाम चीज़ों पर आपने देखा होगा कई जगह तेज प्रताप ने कहा कि ये लोग मुद्दे से भटक गए हैं।
तो जो तेजस्वी के तरफ टिकट लेने आरजेडी के जाएगा, अगर वो तेजस्वी के पास टिकट नहीं मिलता है, अगर टिकट की भी खरीद फरोख्त होती है, बिक्री होती है, तो वो वहाँ से नाराज होकर बीजेपी और जेडीयू में लोग जाएंगे 25%, लेकिन 75% तेज प्रताप के पास जाएंगे। और अब आप जानिए कि जो तेज प्रताप हैं, उनके जो भी कैंडिडेट खड़ा होंगे, कहीं भी खड़ा होंगे, तो वो डैमेज किसको करेंगे? आरजेडी को, यानी महागठबंधन को डैमेज करेंगे। अगर टोटल बिहार की सीटों पे जो 65 लाख वोट कटे हैं, पहले वोट थे 7,08,9 लाख, लेकिन अब कटने के बाद जो बचे हैं 7.24 लाख वोट बचे हैं। तो ये जो वोट बचे हैं, तो इन वोटों में 8.3% प्रत्येक विधानसभा की सीट पर वोट कम हुई है, अगर टोटल देखा जाए तो, ओवरऑल में देखा जाए। क्योंकि आप देख लीजिए कि गोपालगंज में 15.1% वोट कम हुए हैं, कटे हैं जो वोट वहाँ से, जो पुनरीक्षण के नाम पर हटाए गए हैं। और पूर्णिया में 12.1, किशनगंज में 11.8, मधुबनी में 10.4, अररिया में 7.6, कटिहार में 8.2। और इसमें से पूर्णिया, किशनगंज, अररिया ये मुस्लिम बाहुल्य जगह है। बिहार में आप एक चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए कि 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक होते हैं और 23 सीटों पर मुस्लिम वोटर जो हैं 50% से ऊपर है। तो ये आप समझ लीजिए कि इन तमाम सीटों पे जो वोट 8.3% कटे हैं, वो उसका फ़ायदा एनडीए को जाएगा, क्योंकि ये जो भी वोट कटे हैं ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य का, और मुसलमान बीजेपी और एनडीए गठबंधन को वोट नहीं देने जा रहा है। उसमें 1-2% अगर दे दे गलती से तो वो दे सकते हैं। लेकिन आप एसआईआर के मुद्दे पर, ये जो मुद्दा है वो मुद्दा कंटिन्यू नहीं करने वाला है। और अब एक संभावना यह भी है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फेज़ में चुनाव करा सकता है, और एक फेज़ में चुनाव कराने से फायदा यह होगा कि जो वोट में, यहाँ से मधुबनी से वोट दे करके लोग गया चले जाते थे, गया से वोट दे करके रोहतास, तो वो चीज़ें खत्म करने का यह भी एक तरीका चुनाव आयोग अपना सकता है, या एक फेज़ या 2 फेज़ में ही वो कम करके ख़त्म करेगा। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे कास्टों के वोट को लेके, परसेंटेज को लेके बातें हो रही हैं, तो उसमें एक सबसे अहम पहलू यह भी है कि जो उच्च जाति हैं, सवर्ण हैं, उनके भी कास्ट जो वोट हैं कास्ट के, वो किधर पोलराइज करेंगे। मुसलमानों के वोट को तो हम कहते हैं कि पोलराइज करेंगे, लेकिन उनके भी वोट पोलराइज करते हैं, क्योंकि 15% सवर्ण है बिहार में, और लगभग 17.69% जो है वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम पोलराइज करता है, लेकिन मुस्लिम के वोट कटेंगे इस बार, और बटेंगे भी, कई मुद्दे पर भी बटेंगे। महिलाओं में, मुस्लिमों में, बच्चों में, वक्फ बोर्ड को लेके, 3 तलाक को लेके, वक्फ बोर्ड में महिलाओं के हिस्सेदारी को लेकर के महिलाओं की सोच थोड़ी अलग है, लेकिन मुसलमानों की सोच थोड़ी अलग है। उसमें भी पसमंदा मुसलमान की भी सोच अलग है, तो उनके वोट बढ़ सकते हैं। उसमें ओवैसी जब इन करेंगे तो जो सीमांचल के वोट हैं वो ले जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि पिछले चुनाव में ओवैसी के आईआईएम ने 5 सीटें ली थी। यह बात दिगर है कि 4 उसमें से आरजेडी में चले गए। तो ये जो वोट हैं, तो वोट का जो कास्ट परसेंटेज है, इसके आधार पर आने वाले समय में, अगली बुलेटिन में बताऊंगा आपको कि ये निर्णायक वोट जो जहां पड़ेंगे उससे किसे फ़ायदा होगा। लेकिन वर्तमान में आप देख लीजिए, जो प्रशांत किशोर हैं या चिराग पासवान हैं, तो प्रशांत किशोर की तो बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उनका अपने चलने का तरीका है। हो सकता है वो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हों अगले चुनाव के लिए। लेकिन चिराग पासवान यदि वो साथ मिल के लड़ते हैं तो एनडीए को थोड़ा एज मिलेगा, नहीं तो एनडीए को वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन संभावना ये है कि अंत में जो भी हो, चिराग नहीं चाहेंगे कि उनका पॉलिटिकल लाइफ डैमेज हो, इसलिए वो एनडीए में मिलकर ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। और पूरे परिदृश्य में अभी जो है वो एनडीए को एज मिलता दिखाई पड़ रहा है। ये नहीं कहा जा सकता है अभी वर्तमान में बिहार में कि जो चुनाव है वो एक तरफा है, किसी एक तरफ जा रहा है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है, और आचार संहिता लागू होने के बाद जो सब कोई टिकट ले लेगा और अपने अपने फील्ड में चला जाएगा और लोगों को, वोटरों को कन्विंस करेगा अपनी जात और जमात में जब लगेगा। चूँकि बिहार के चुनाव की ये तौर तरीके हैं, तो उसमें जब लगेगा ना,
तब जाकर के SIR मुद्दा गौण हो जाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। और उसके बाद शुरू होगा कि मोदी को गाली दी और मां की गाली दी, और मां की गाली बिहार में बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, उसका कोई अंत नहीं है। और बिहारियों का सेंटिमेंट अगर मां की गाली पे जग गया तो RJD को थोड़ा भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार।